नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो RPWD एक्ट का एक नया चैप्टर समझेंगे और अगर एक पार्ट में नहीं हुआ तो हम इसका दो पार्ट करेंगे एक ही चैप्टर का। चैप्टर 6 करते हैं स्पेशल प्रोविजनल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। उसमें 31 सेक्शन से लेकर 37 सेक्शन तक हम देखेंगे। इससे पहले हमने जो है वो चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर का देखा था। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए, इस वीडियो पर नए आए हैं, तो आपको जो है वो एक बार चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर की वीडियो देख लेनी चाहिए। और उसके बाद मैंने जो है वो स्पेशल कोर्ट का भी किया था और जो है वो सेक्शन 89 ऑफेंस एंड पेनल्टीज वो भी हमने कवर कर लिया है। तो वो सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो भी देखना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो आज का ये मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। 31 में एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये वाला सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो 31 में है फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी 2016 के बाद जो 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गई है उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। 1995 का जो एक्ट था उसमें 7 जितनी थी, अभी 21 कर दिए, वो भी हम कवर करेंगे। तो इसमें क्या है, तो एक एजुकेशन से रिलेटेड हमारा एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो एक्ट है 2009 का, उसमें ऐसा है कि सभी जो चिल्ड्रंस है, जो भी पर्सन है, उसको फ्री एजुकेशन का राइट्स दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उसमें जो है वो फ्री एजुकेशन का राइट दिया है 2009 का जो एजुकेशन है उसमें। तो उसमें क्या कहा गया कि एवरी चाइल्ड विथ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 18 ईयर्स शोल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन। जो भी डिसेबल पर्सन बच्चे हैं 6 साल से लेकर 18 साल तक के, उनको जो है वो फ्री एजुकेशन का राइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और उसमें एक अलग से कहा गया है हमारे लिए कि जो भी डिसेबल पर्सन बच्चे हैं उनको अपनी नज़दीकी स्कूल या तो फिर स्पेशल स्कूल्स और ऑफ हिज चॉइस, मतलब जो उनको सही लगे उस स्कूल में उनको जो है वो फ्री एजुकेशन का राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। मतलब इसमें जो है वो स्पेशल स्कूल आप समझे तो स्पेशल स्कूल्स जो होती है, जिसे आप कह सकते हैं, मतलब जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए थोड़ी अलग स्कूल रहती है क्योंकि उनकी साइनिंग लैंग्वेज अलग होती है। फिर जो है वो डीफ और डम होते हैं, उनके लिए एक अलग से स्पेशल स्कूल होती है। तो जो जैसी डिसेबिलिटी वैसी उसकी स्कूल, उस तरह से इसमें बताया हुआ है। या फिर जो उनको पसंद है वैसी स्कूल में उनको जो है वो फ्री एजुकेशन का राइट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। वो ये पहला टॉपिक था। उसमें दूसरा है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। उसमें क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज जो भी है वो देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि सभी डिसेबल पर्सन को फ्री एजुकेशन जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब उनको जो है वो अपने मुताबिक वो शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि ब्लाइंड पर्सन हो, डीफ एंड डम पर्सन है, तो उनका थोड़ा बहुत अलग रहता है, तो उनको उनके मुताबिक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो जो है वो अथॉरिटीज जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हाँ उनको मिल रहा है। फिर रिजर्वेशन 32 सेक्शन 32 रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिसीविंग AID फ्रॉम द गवर्नमेंट शुड रिजर्व नॉट लेस देन 5% सीट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो इसमें क्या कहा गया है कि सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट की सहायता से चलने वाले हायर इंस्टीट्यूट में 5 सीट जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्वेशन रहेगी। मतलब जो 12th के बाद के होते हैं हायर एजुकेशन, उसमें जो इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर हायर एजुकेशन मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट की, तो उसमें अगर एक क्लास है तो उनको जो है वो 5 सीट जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी कि वो 100 में से 95 सीट जो है वो नॉर्मल और 5 डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ कहना है उसमें। फिर है द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज शैल बी गिवन एन अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया कि सभी डिसेबल पर्सन को जो हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए अपर एज में 5 साल का फायदा मिलेगा। आप एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक लिमिट होती है कि अगर आपको जो है वो इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग की एज है वो आप 30 तक ही, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ कि आप 30 साल के हो गए तब तक ही आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आज अगर मैं 30 साल का हो गया, अगर मैं 12th में साइंस किया और मुझे इंजीनियरिंग करनी है आज की तारीख में, तो मैं 30 का हो गया हूँ तो मैं 35 तक भी वो इंजीनियरिंग का कोर्स जो है
एडमिशन जो है वो ले सकता हूँ हायर इंस्टीट्यूट में। तो इस तरह से उसमें उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स्ट्रा, मतलब 5 साल का। तो मैंने जैसे समझाया कि 30 तक हो गया हो तो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं 35 तक को भी मुझे फायदा मिलेगा, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर है सेक्शन 33 आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन। इसमें क्या है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सोल आइडेंटिफाई, उसमें 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई पोस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट विच कैन बी हेल्ड बाय रिस्पेक्टिव कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी, 34 सेक्शन में हमें देखना होगा। इसमें क्या कहा गया है, गवर्नमेंट उन पोस्ट को डिसाइड करेगी जो एक कमिटी बनेगी, मतलब एक कमिटी, ऐसी कमिटी तो नहीं, कमिटी का इसमें बाद में है। गवर्नमेंट जो है वो जो भी रिलेटेड गवर्नमेंट है वो एक अलग से ग्रुप बनाएंगे। सेक्शन 34 में जो बताया गया है उसके मुताबिक कि लो विजन है तो ये मतलब वो नीचे आएगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। वो एक ग्रुप बनाएंगे कि ABCD उसको डिवाइड करेंगे कि इसमें ये डिसेबल, इसमें ये डिसेबल। वो उसमें सुनिश्चित करेंगे कि आज अगर एक वो जो एक ग्रुप है, गवर्नमेंट का जो एक ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि अगर क्लर्क की जॉब है तो क्लर्क की जॉब में कौन कौन ग्रुप एलिजिबल है, मतलब कौन कौन डिसेबिलिटी क्लर्क की जॉब कर सकेंगे। मतलब वन हैंड हो गया तो इस तरह से कोई लिख सकता है तो वो उसमें एलिजिबल है। मतलब बोथ लेग हो गए तो हाथ से क्लर्क का काम होता है तो वो एलिजिबल है। अगर कोई ब्लाइंड है 100%, तो वो जो गवर्नमेंट है वो सुनिश्चित करेगी कि इस जॉब के लिए जो कौन कौन डिसेबल पर्सन एलिजिबल है। वो नीचे आएगा सेक्शन 34 में, उसका जो गवर्नमेंट ने अलग से धारा धोरण तय किया हुआ है वो नीचे आएगा धीरे धीरे, A और B C D के अलावा। तो उसमें एक बना दिया है कि इसमें ये एलिजिबल, इसमें ये एलिजिबल, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया है। फिर उसमें है 2 कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सपर्ट कमिटी विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच पोस्ट। एक गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, इसमें ऐसा कह रहा है कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी में डिसेबल पर्सन भी होंगे जो सुनिश्चित करेंगे वो सब मिलकर कि कौन से डिसेबल पर्सन कौन सी जॉब के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए, कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मतलब आज क्लर्क की जॉब के लिए कौन एलिजिबल है, फिर अगर एक IPS IAS की पोस्ट है तो उनके लिए जो है वो कमेटी तय करेगी कि अगर IAS में कलेक्टर की जॉब है तो कलेक्टर की जॉब में जो कमेटी है वो तय करेगी। जो डिसेबल पर्सन जो उसमें भागीदार होंगे वो भी सब तय करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, सब वो तय करेंगे। फिर 33 में तीसरे नंबर पे अंडरटेक प्रोडक्टेड रिव्यू द आइडेंटिफाई पोस्ट एट एन इंटरवल नॉट एक्सटिंग 3 years। आज पोस्ट के लिए डिसाइड किया गया है कि इस पोस्ट के लिए ये एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए ये एलिजिबल है। इसका जो है वो 3 साल में रिव्यू करते रहना है। जो कमेटी है सेक्शन ये 2 में आया, जो कमेटी और जो भी डिसेबल पर्सन उसमें भागीदारी होंगी वो कमेटी जो है वो हर 3 साल में जो है वो मीटिंग्स वगैरह करेंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं, मीटिंग्स करेंगे और उसमें जो है वो उनके हिसाब से वो जो है वो अपडेट करेंगे कि अगर ये जो है वो इसमें एलिजिबल अब हो पाएंगे। जैसे जैसे नए नए अपडेट आते हैं, मतलब इनोवेशन होते हैं, वैसे वैसे वो भी अपनी कमेटी में जो है वो मीटिंग्स करेंगे हर 3 साल में। वो उसमें सुनिश्चित करेंगे कि इस पोस्ट के लिए अभी जो है पर्सन जो है वो उसमें जॉब कर सकते हैं, तो फिर उनको जो है वो उसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो इसमें मैंने वीडियो बनाई थी कि क्लर्क की जॉब है उसमें डिसेबल पर्सन जो है वो बोथ लेग वाले, उनको जो है वो एलिजिबल नहीं बताया गया था। फिर उसका काफ़ी कुछ विरोध हुआ। फिर स्टेट कमिश्नर को जो है उनके ऊपर भी प्रेशर डाला गया कि बोथ लेग क्लर्क की जॉब के लिए क्यों एलिजिबल नहीं है। तो वो उस टाइम पे क्लर्क की नहीं तहसील की जॉब थी, तहसील की जॉब जो है उसके लिए क्यों एलिजिबल नहीं है। तो ये 3 साल वाला जो है वो उसमें लागू किया कि भाई उसको आप रिव्यू करो, उसको आप अपडेट करो कि हाँ भाई ये गलती रह गई है 3 साल पहले, तो अभी जो है वो बोथ लेग डिसेबल है तो वो उसमें एलिजिबल है। एलिजिबल किस कारण से होगा, तो इसमें ऐसा है कि एक्सेसिबल इंडिया के कैंपेन चलते रहते, तो वहाँ पर रैंप की सुविधा हो गई, फिर उसमें वहाँ पर जो है वो लिफ्ट की सुविधा हो गई, तो फिर वो बोथ लेग वाले पर्सन है जो लिफ्ट में और रैंप से जा सकते हैं कोई भी ऑफिस वगैरह में। तो फिर जो है वो उनको रिव्यू करा और अपडेट किया। तो ये 3 साल वाला जो है वो इसमें लागू किया कि हाँ भाई ये 3 साल में हमने 3 साल में हमने इसमें अपडेट किया है, तो अब जो है वो हर जगह फैसिलिटीज अच्छी हो गई है। तो फिर जो नेक्स्ट जॉब आई तहसील के बाद क्लर्क की,
तो क्लर्क की जॉब में भी काफ़ी विरोध हुआ और उन्होंने प्रेशर में आकर ये मीटिंग वगैरह बुलाई होगी जो भी कमेटी मेंबर है उनकी, कि भाई ये यहाँ पर अभी फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई है तो फिर वो बोथ लेग वालों को भी इसमें फ़ायदा मिलना चाहिए, वो भी जॉब कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से तहसील की जॉब चली गई, फिर ये क्लर्क की जॉब आई। वहाँ पर डिसेबल पर्सन बोथ लेग को बाकायदा एक सर्कुलर के द्वारा और उसी तारीख में जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उसमें अपडेट करके वो एलिजिबल कर दिए गए। लेकिन काफ़ी कुछ विरोध हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। थोड़ा बहुत आप डिसेबल पर्सन को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा इस तरह से। फिर है सेक्शन 34 रिजर्वेशन का। एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शूल अपॉइंट इन एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉट लेस देन 4% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी द क्रिएट स्ट्रेंथ इन ईच ग्रुप। जो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी होगी